नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा होने जा रही है 2027 की तैयारी को लेकर। जी हां, उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी बोर्ड में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के प्रस्तावित दौरे ने यह साफ कर दिया है कि मिशन 2027 के लिए तैयारियां, रणनीति, तमाम चीजों को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को संगठन की मजबूती से जोड़कर बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी और कुमारी शैलजा के सहारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की भी तैयारी विपक्षी खेमे में हो रही है। क्या नेताओं के दौरे से बदलेगी चुनावी फिजा? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ राजनीतिक माहौल भी पूरी तरह गर्मा चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अब बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। सदस्यता अभियान, बैठकों और बयानबाजी के जरिए दोनों दल चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच जा रही है, वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की कथित विफलताओं को मुद्दा बना रही है। आगामी 29 मई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। पार्टी इस दौरे को बेहद अहम मान रही है। माना जा रहा है कि नितिन नवीन उन सीटों की समीक्षा करेंगे जहां पार्टी पिछली बार कमजोर रही थी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करके जाएगी। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी में जनसभाएं कर सकते हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। दोनों दलों को भरोसा है कि शीर्ष नेतृत्व के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और चुनावी समीकरण मजबूत होंगे। उनका दौरा बन रहा है। हमने कहा है कि पौड़ी, क्योंकि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, या तो पौड़ी होगा या लहसुन होगा। संभावना पौड़ी की ज्यादा है और वो पौड़ी कुमाऊं में हम उनका दौरा उनका संभावित है। अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे अभी तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्दी माननीय राहुल गांधी जी का गढ़वाल और कुमाऊं का एक दिन का दौरा 2 कार्यक्रम होंगे। फिलहाल उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 को लेकर संगठनात्मक मजबूती पर फोकस कर रही है, जबकि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में नेताओं के दौरे और सियासी बयानबाजी प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा गरमाने वाली है। लेकिन नेताओं के आगमन से पहले ही बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसी वजह से दोनों दल अभी से हर विधानसभा सीट का फीडबैक जुटाने और स्थानीय समीकरण साधने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर तौर पर अगले साल चुनाव है और दोनों ही खेमों की एक दूसरे पर भारी नजर कि वहां पर क्या हलचल हो रही है, और ऐसे में अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। खैर, बयानबाजी देखने को मिल ही रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशीष नौटियाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गजेंद्र रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अब से कुछ देर बाद हनी पाठक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। गजेंद्र जी, सीधे इसमें आना चाहूंगा कि लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था एक वर्चस्व था कांग्रेस का उस समय पर, लेकिन धीरे धीरे कहीं वो छूटता चला गया। अब जब हम देख रहे हैं बीते अगर 2 विधानसभाओं के नतीजे देखें या फिर लोकसभा के ही नतीजे हम देखें, तो वहां पर देखने को मिलता है कि एक पार्टी की जबरदस्त पकड़ इस वक्त उत्तराखंड पर देखने को मिलती है।
और भले ही तमाम मुद्दों को लेकर बात हो, लेकिन बार बार एक बात जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा दोहराई जाती रही है, और वो है डबल इंजन सरकार। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी यहां पर अपने प्रोस पर जो है एक तरह से उसको प्रमोट करने की कोशिश करे कि जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं या जो उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है उसे आगे रखने की कोशिश हुई है, तो वही बीजेपी के कॉन्स पर, यानी कि कुछ ना कुछ जो खामियां हैं उनकी, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है। अब जाहिर तौर पर राहुल गांधी आ रहे हैं और बीजेपी के वजह से नितिन नवीन भी आ रहे हैं, हाल ही में बंगाल चुनाव में जीत के बाद काफी उत्साहित है। तो किस तरह से देखें जिस तरह से जो सीनियर नेताओं का दौरा उत्तराखंड में शुरू हुआ है? दरअसल ये भाजपा और कांग्रेस के चुनावी जो तैयारियों को लेकर जो आप चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ी चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की ओर से अनाउंस किया गया था कि भाई देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और बहुत सारी बातें की गई, तो हमें यकीन था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो इनके लोग हैं, उसको फॉलो करेंगे। और आज की तारीख में जबकि देहरादून में भी टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है जी। और एक तो ये समस्या है, दूसरा ये है कि जब आप डीजल और पेट्रोल की कमी को लेकर रो रहे हैं कि आपके पास नहीं है, आप इसकी कटौती की बात करते हैं कि कोई साइकिल में जाके वीडियो बनवा रहा है, कोई स्कूटी में जाकर वीडियो बनवा रहा है। उस दौर में एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि अभी तक भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कूलों को छुट्टी क्यों नहीं कर पाई, या उन स्कूलों को जिसके लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आप ऑनलाइन कीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, तो सबसे ठोस व्यवस्था इनके पास ये हो सकती थी कि इस भीषण गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए और उस डीजल पेट्रोल को सड़क में फुकवाने की बजाय, चूंकि स्कूलों ने पहले भी ऑनलाइन सिस्टम चलवाया है, तो सबसे प्राथमिकता इनकी ये होनी थी कि आप डीजल पेट्रोल भी बचाते और बच्चे जो उस भीषण मतलब गर्मी का सामना कर रहे उससे बचते, लेकिन उसको किसी ने फॉलो नहीं किया। अब सवाल आता है कि इनके दौरों से उत्तराखंड को क्या मिलेगा? उत्तराखंड को मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है। इस बात पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। चार धाम यात्रा चल रही है और सिलेंडरों की कमी के कारण बहुत सारी बड़ी संख्या में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट वाले लोग बहुत परेशान हैं। सड़कों पर जाम लग रहा है, उसकी कोई देखने वाला नहीं है। जो ये पॉलिटिशियन आ रहे हैं, आप इनसे पूछिए, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको तेल भी बचाना है, आपको क्राउड बचाना है, आपको भीड़ में नहीं जाना है, तो न तो यहाँ नितिन नवीन की आवश्यकता है, न राहुल गांधी की आवश्यकता है जी। भाई वो अपनी जो लोग हैं उनको अपना चुपचाप से अपना जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आप एड्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ आने की जरूरत है। अब यहाँ के 2000 की भीड़ जुटाएंगे, कोई 4000 की जुटाएगा, कोई शक्ति प्रदर्शन करेगा, उन सब चीजों से उत्तराखंड को क्या हासिल होगा? तो इन राजनीतिक कार्यक्रमों से उत्तराखंड की जनता पर बोझ पड़ेगा और इस तरह से चार धाम यात्रा को लेकर बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। इस दौर में राहुल गांधी की जनसभाएं कराने से लेकर और नितिन नवीन के प्रोग्राम लगाने से लेकर इस उत्तराखंड को कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि भाई आप विदेश और ये मत कीजिए, आप गाड़ियों से अनावश्यक मत कीजिए, चला कीजिए, आप जो खर्चे कंट्रोल कीजिए, तो ये सब चीजें आपको शुरू करनी पड़ेगी। आप पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं हो सकते। जवाब ले लेते हनी पाठक जी। एक तरफ प्रधानमंत्री जनता से अपील करते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों पर इसका कोई असर नहीं है। आपके अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके अपने नेताओं के काफिले गुजर रहे हैं, अपने नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। क्या सिर्फ पब्लिक के लिए अपील थी कि पब्लिक ऊर्जा खर्च ना करे, साइकिल चलाए और एसी की बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप चलेंगे? और उत्तराखंड वैसे ही अब पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे रास्ते काफी सक्रिय होते हैं और इस वक्त तो चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो क्या सिर्फ जनता के लिए अपील थी? नेताओं के लिए खुली छूट है, आप जो चाहे कीजिए। अभिषेक जी, कहाँ पे नेताओं के लिए बड़ी छूट दे दी गई है? किस जगह पर दे दी गई है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर सभी हमारे जहां पर भाजपा शासित राज्य है, उन सभी जगहों पर सभी सीएम की गाड़ियों की जो फ्लीट थी उसको कम कर दिया गया है। अब उनके साथ एक ही गाड़ी चलेगी। और जो संकेत दिया गया, अभिषेक जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, ये एक संकेत होता है कि संकेत के जरिए बताया जाता है कि हमारा देश इस तरीके से जो पश्चिम देशों की आपसी लड़ाई की वजह से
संकट का सामना कर रहा है, उन चीजों में अगर हम भी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देंगे तो शायद हमारा भारतवर्ष किसी भी विषम परिस्थिति का सामना तो नहीं करेगा। आप और बड़ा योगदान दे सकते हैं। बताना गजेंद्र जी चाहते यही तो कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस या जो सभा आप करना चाहते हैं, आपके पास तो टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, हाईटेक पार्टी आपको कहा जाता है। आप तो ऑनलाइन भी आ सकते थे। और ये सवाल आप सिर्फ आपके लिए क्या है, कांग्रेस के लिए भी है। अभिषेक जी, ऐसा है, बीजेपी को हाईटेक टेक्नोलॉजी के नाम से नहीं जाना जाता है। शायद आपको कोई संशय नहीं, हुआ है। आप संसाधनों से AI परिपूर्ण में है, मेरे कहने का प्रतिबद्धता। मतलब ये था। जो गजेंद्र जी तो बात कह रहे हैं कि नितिन नवीन जी चाहते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ के संवाद कर सकते थे ना राज्य के नेताओं के साथ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से वो बने हैं, काफी राज्यों में उनका आगमन हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में अभी तक वो नहीं आए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात अगर वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। लेकिन उसकी वजह से कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा हो रहा हो, बड़ी सभाएं कर रहे हो वो, तो उसके बारे में बताया जाए। और जहां तक रही बात वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग गजेंद्र जी की उस बात तो को आप कैसे हमारे नकारेंगे जो उन्होंने कहा देखिए, कि पीएम मोदी जी 2 गाड़ियों के काफिले के साथ चले थे। क्या नितिन नवीन जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सिर्फ 2 गाड़ी के काफिले के साथ आ सकते हैं इस वक्त उत्तराखंड में? बिल्कुल पूरी तरीके से। जहां से हमारे 2.5 घंटे का सफर हुआ है दिल्ली टू देहरादून, उससे भी काफी बचत लोगों को हो रही है। जो पेट्रोल 5 घंटे का खर्च हो रहा था वो मात्र 2.5 घंटे में खर्च हो रहा है। और दूसरी चीज, अभिषेक जी, आप बार बार मुझसे ये कह रहे हैं, जो गजेंद्र जी ये कह रहे हैं, मैं तो सीधे पूछ रहा हूँ। गजेंद्र जी की मोटी बात यह है कि सरकार जनता के ऊपर तो पाबंदियां लगा देती है, लेकिन अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखती है। जो कि राजनीतिक दलदल की राजनीति में धंसा हुआ हो और जिसको मैं सुन मानती हूँ, और जो सिर्फ एक पार्टी को ही संबोधित करता हो, वो कभी वरिष्ठ पत्रकार कहलाने के लायक नहीं होता है। तो मैं ऐसे पत्रकार अरे गजेंद्र जी, सॉरी हनी जी, ठीक है, आपको जवाब देना। ठीक है। आशीष जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आशीष जी, वही सवाल आपके लिए भी है। एक तरफ राहुल गांधी जी आलोचना करते हैं इस बात की कि जनता से अपील की गई, रोना धोना किया गया और आगे भी रोना धोना किया जाएगा, ऊर्जा की बचत कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन क्योंकि अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो लंबा काफिला भी आएगा वहां पे, और उन्होंने जो बात कही वो आपके ऊपर भी लागू होती है। वो चाहते तो वहां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते थे, रणनीति को लेकर बात कर सकते थे। जब ये कहा जा रहा है, और ये बात ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं कि आप घर से काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम आप कैसे करते हैं? लैपटॉप से, वीडियो कैमरा से ऑनलाइन जुड़ के ना। तो राजनीतिक दल क्यों नहीं कर सकते वर्क फ्रॉम योर पार्टी हाउस? चाहे जिला का आपका दफ्तर हो या फिर आपका मेन प्रदेश कार्यालय हो। आशीष जी, अभिषेक जी, देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है पर ऐसा होता नहीं। चुनाव नजदीक है, निश्चित सभी पार्टियों का दायित्व भी है, फर्ज भी है और करती भी है। उन्हें आना होता है और वो अपने अपने प्रशंसकों के बीच में आती भी है, अपने कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ाती है, जिसपे निश्चित केंद्रीय नेतृत्व होगा तो वो आएगा भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनपे केंद्र नेतृत्व है तो वो जरूर आएंगे। और हमारे पास, चलिए, हनी जी शिकायत कर रही है कि आवाज कट के आ रही, प्लीज एक बार देख लीजिए क्या इशू है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आ रही है आवाज? जी, मुझे आ रही है। हनी जी को कुछ आ रही थी। आशीष जी, आप बात बोलिए। अच्छा, तो देखिए, नेतृत्व जिसके पास होगा वो निश्चित आएगा। जिसके पास लोकल नेतृत्व होगा, लोकल नेतृत्व काम करेगा। जिसके पास बाहर का नेतृत्व होगा तो बाहर से भी आएंगे, दिल्ली से वाले भी आते हैं और निश्चित अपनी बातें रखते हैं। निश्चित राहुल गांधी जी भी आएंगे तो राहुल गांधी जी सवाल करेंगे भाजपा से, और भाजपा सत्ता में है, भाजपा जवाब भी देगी। हम लोग भी सवाल करेंगे और जनता भी बड़ी बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आने का मुझे लगता है इंतजार भी कर रही होगी। उनसे पूछना चाहती है जनता कि कैसे जो बेरोजगार है वो पूछना चाहता है पेपर लीक कैसे हो जाता है। इन समस्याओं का जवाब भी उनको देना चाहिए। सिर्फ आके अगर जुमलेबाजी करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत हो गया। तो आशीष जी, आपकी बात का ये मतलब निकला जाए कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही पदम चिन्हों पे, उनके भी बड़े नेता आ रहे हैं, आपके भी बड़े नेता आ रहे हैं। खैर, उससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस दौरे का क्या मतलब निकाला जाए। 29 मई से SIR की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले राहुल गांधी का ये दौरा, क्या इससे जोड़ के देखा जाए? इसे SIR को लेकर लगातार आपकी पार्टी आलोचक रही है, क्या ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा आपके BLAs को?
सिर्फ अभिषेक जी ऐसा है नहीं है, बहुत मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा करनी है। निश्चित राहुल गांधी जी आएंगे तो हर वो मुद्दा उठाएंगे जो सत्ता के विपक्ष में हो, और भाजपा के नेता आएंगे तो हर वो मुद्दा उठाएंगे, हर वो बात बोलेंगे जो भाजपा के पक्ष में होगी। लेकिन जनता की भी कुछ उम्मीदें होती है कि क्या हमारे लिए भी कोई आ रहा है, क्या हमारी बातों को कोई रख रहा है, हमारी बातों को कोई सुन रहा है। जनता की उम्मीदें होती हैं, जनता निश्चित अपनी उम्मीदों के अपेक्षित उनसे जानना भी चाहेगी, सुनना भी चाहेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो क्यों आ रहे हैं, आप रोक नहीं सकते, ना उन्हें रोक सकते हैं, ना हमारे नेतृत्व को रोक सकते हैं। नेतृत्व आते हैं और निश्चित हमारे पत्रकार वो तो आप लोग सर्वे सर्वा है साहब, आपको कौन रोक लेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कोई सर्वे सर्वा कोई नहीं है, लेकिन जिसपे जिसका मान लो चैनल है तो चैनल वाला भी आएगा, और जिसकी न्यूज है तो न्यूज वाले अदर आएंगे, सब आते हैं। तो हमारे गजेंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, ये बात भी अच्छी सही है कि भाई पेट्रोल डीजल की इतनी दिक्कत हो रही है, उस बीच में ये आ रहे हैं, इनकी कॉपी आएंगे, बाकी बात तो सही है। अगर आएंगे तो आज की डेट पे अगर चाहे भाजपा के नेता आए चाहे कांग्रेस के आए, जनता सुनने के लिए तो पूरे उत्तराखंड से आएगी। ऐसे तो है नहीं उत्तराखंड, देहरादून में आएंगे तो खाली देहरादूनी नेता आएंगे, हमारे कुमाऊं से भी आएंगे और जगह से भी आएंगे। सेम इनके साथ भी वो होने वाला है, बल्कि यहाँ तो ऐसा भी देखा गया है कि यूपी से भी बसें भर भर के लाई जाती है। नहीं, तो पर आशीष जी इस बार क्या रणनीति है, क्योंकि बीते 2 चुनाव में देखा जाए, ठीक है पिछले चुनाव में आपको 9 सीटों की बढ़त जरूर मिली थी, आप 19 सीटों पर आ जरूर गए थे, लेकिन अगर मैं वोट प्रतिशत उठा के देखूं तो मुझे एक बड़ी कॉमन चीज दिखती है, और ना सिर्फ ये 2 विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी, कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 33 से लेकर 37 के बीच में ही दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो वह 44 से 47 के बीच देखने को मिलती है, और लोकसभा चुनाव में तो ये वोट प्रतिशत 57% पार कर जाता है। तो ये तो मान सकते हैं कि आशीष जी आपका कोर वोट बैंक जो है 33 से 35 के बीच रिसाइड करता है, लेकिन आपको जीत हासिल करनी है तो इसमें बहुत बड़ी वृद्धि करनी होगी। देखिए अभिषेक जी, निश्चित वृद्धि होगी, और जनता ने भाजपा को अगर जिताया, कोई भी नया चेहरा होता है तो उस पर विश्वास किया जाता है। आज आप देखें ना, एक कॉकरोच चल रहा है फेसबुक में और लोग उस पर भी विश्वास कर रहे हैं। जब कोई नया आता है तो जनता उस पर अपना विश्वास जताती है, देखती है कि पुराने को तो देखा हुआ है, जनता ने देखा हुआ है। भाजपा मुझे गजेंद्र रावत जी इस बात से बिल्कुल इनकार करेंगे, कॉकरोच से तो सभी नेता घबराए हुए हैं, क्योंकि कोई भी इन्हें समझ नहीं पा रहा है जी। हमें अच्छा लगता है अगर कोई युवा आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, हमें कोई घबराहट नहीं होती। आने का अधिकार है, उनको भी अधिकार है, भाजपा को तो दिया अधिकार। ये कांग्रेस है जिसने अधिकार दिया, अगर भाजपा होती हमारी जगह पे तो वो दूसरी पार्टी को पनपने ही ना देती। तो कांग्रेस है जिसने अधिकार दिया, आज भाजपा सत्ता में है, नहीं तो इनको पहले निपटा देते जैसे ही निपटा रहे हैं सबको, हर पार्टी को निपटाने के बाद। हनी पाठक जी से इस पर जवाब लेते हैं। हनी पाठक जी, अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो काफी अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन हाल के उपचुनाव में स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं। नगर निकाय में फिर भी हम कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी है। कहाँ पे अभिषेक जी हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी? सभी मंगलोर और बद्रीनाथ सीट उपचुनाव जो आप हारे हैं, और जी सिर्फ 2 विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 2 विधानसभा ही नहीं होती है, पूरे उत्तराखंड की विधानसभा से लेकर आज पूरे भारतवर्ष में जो भी राज्य है उन सभी को अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कहीं घटता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देवतुल्य जनता का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ होता है वो पार्टी निश्चित तौर पर पनपती है। अभी मेरे भाई अभिषेक भाई एक बात कह रहे, आशीष भाई एक बात कह रहे थे कि हर एक नए चेहरे को जनता आजमाती है और मौका देती है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि जो पुराना चेहरा अगर उनकी हर मांग को लगातार पूरा करता नजर आता हो, यथा स्थिति उनकी उस तरीके से सुचारू रूप से चल रही हो, अगर वो से पूरी तरह से संतुष्ट होते हो और हर किसी को रोजगार मिल रहा होता हो, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होती है, तो उस पार्टी को कभी कोई बदलना ही नहीं चाहता है आशीष भाई। तो आपको 70 साल बाद अगर कोई बदल रहा है तो ये सोचिए कि कितनी खामियां रही होगी कि आज आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि अब सिर्फ कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस अब महागठबंधन की भूमिका में आ चुकी है और ये पूरे लेकिन हनी जी लंबे समय से आप उत्तराखंड में लगातार बीजेपी जीतते आए, लंबे समय से आप सरकार में हैं, क्या नए मुद्दे हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगे? क्या वही मुद्दे रहेंगे जिनकी लगातार आप बात करते रहे? डबल इंजन की सरकार जो बार बार दोहराया जाता है। अब तो हमारी ट्रिपल इंजन की भी सरकार है, ग्राम प्रधान का चाहे हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे अब लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, सभी जगह अगर जीत किसी ने हासिल करी अपनी देवतुल्य जनता के भरोसे तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं मुद्दों की बात कर रहा था कि किन मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि कांग्रेस को देखकर वही लगता है कि वो जो जिन मामलों में
आप सफल नहीं हो पाए, या जिन जो खामियां हैं उन पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप किन पे लड़ेंगे? देखिए अभिषेक जी, जब हम सत्ता में आ रहे थे उससे पहले हमने अपनी जनता से वायदा किया था, और जिसमें प्रथम वायदा था यूसीसी लागू करना, धर्मांतरण कानून लाना, 30% महिलाओं को 36 आरक्षण देना, सहकारिता विभाग में आरक्षण देना, 10,000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आपने जो 5 बातें गिनाई उनमें से एक भी उत्तराखंड की, एक मिनट हनी जी, आपने जो 5 बातें गिनाई उनमें से एक भी उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ी हुई नहीं है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है उत्तराखंड की। देखिए ऐसा अभिषेक जी, वहां जिस हिसाब से आप बैठ के बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, आप जरा यहाँ आकर उत्तराखंड की धरा पे देखते तो निश्चित तौर पर आपको नजर आता कि उत्तराखंड में जो हमारे रोजगार दिए जाने की संख्या है वो 28,000 से ज्यादा आंकड़ा पार कर चुकी है युवाओं को रोजगार देने में। आज तक के इतिहास में उत्तराखंड की सरकार को पेंडुलम सरकार के रूप में जाना जाता था, जिसको एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस चलाती थी, लेकिन इतिहास नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो लोकतंत्र होता है, कभी आप जीतेंगे कभी विपक्ष जीतेगा, सरकारें बनेंगी। और ये बात भी सही है कि पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, तंत्र में जी सिर्फ अच्छा काम नहीं हुआ है, बेहतरीन काम हुआ है। जिस हिसाब से आप देखें तो वेडिंग डेस्टिनेशन की एक मुहिम जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ पर एक गुहार लगाकर गए थे जनता से, वो पूरे देश में इस तरीके से व्यापक रूप लेती है कि 100 से ज्यादा शादियां हमारे त्रिजुगी नारायण मंदिर में लोगों आकर मैंने अभी उसी की बात करी कि पर्यटन के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन खैर समय बड़ा सीमित है। गजेंद्र जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या लगता है इस बार मुद्दों की राजनीति होगी या फिर उन्हीं मुद्दों पर बात होती रहेगी जिन पर लगातार बीते 10 सालों से हम बात होता देख रहे हैं? गजेंद्र जी, हमारे यहाँ काम हुआ है, गन्ना किसान जी हनी जी, मैंने आपकी बात रख दी है, गजेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गजेंद्र जी, कौन से मुद्दे आपको लगता है जहां पर बीजेपी काफी स्ट्रांग नजर आती है, और वो कौन से मुद्दे जहां पर आपको लगता है कि कांग्रेस के पास शायद मौका है? इस प्रदेश में जिस प्रकार का शासन पिछले लंबे समय से रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो एकमात्र मुद्दा है हिंदू मुसलमान का। मंदिर, मस्जिद, मजार, मदरसे, यही उनके मेन जो है बिंदु है, और इसी मैंने आपको कहा था ना कि ये बंदे नहीं आ सकते हैं, सरकार के रूप में नहीं जाने बताने के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने आपको यही कहा तो था, आप पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट वो होता है जो डिप्लोमेटिक बात नहीं करता है, और वो बातें करता है जो दोनों पार्टी। ठीक है, वो कांग्रेस की खामियाबी गिना देंगे अगर आपको यही लगता है, ठीक है। अभिषेक जी, मैं नाम बदल के रखूंगी अगर ये मस्जिद, मजार, इन तमाम इश्यू से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जितनी बातें आप करते चले आए सभी चैनलों में आप देख लीजिए, ये बंदा एक वो बंदा है। हनी जी, आपने भी बात रख ली है, प्लीज उन्हें भी सुन लीजिए, आपने भी बात रख दी है, प्लीज। कल राजनीति से ऊपर उठा हुआ एक वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन ये जिस हिसाब की बातें करते हैं वो किसी भी चीजों में पत्रकार के रूप में कलंक के रूप में। हनी जी, आपने अपनी बात रख ली, प्लीज आप सुन भी लीजिए जी। अगर इस प्रकार के टेप रिकॉर्डर आप बीच में बजाएंगे तो हमें कोई शौक नहीं इस चैनल में बैठने का, ना हमारे पास। गजेंद्र जी, समय सीमित है, प्लीज आप बोलिए जी। आपने बीच में इंटरप्ट किया था, जब शुरुआत करते हैं तो सामना करने का भी अधिकार रखा है। पर गजेंद्र जी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं। एक मिनट, कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों पर उत्तराखंड की पूरी जनता वोट देती है और जिताती है? और ये तो बहुत खराब बात है फिर तो, क्या ऐसे हालात बना दिए गए हैं? एक उत्तराखंडी होकर उत्तराखंड की जनता पे कलंक लगा रहा है, ये बात कहते कि यहाँ पर यही चीज देखती है जनता, तो ये क्या उत्तराखंडी है बताइए आप। चलिए, समय इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर तैयारियां दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, अब देखना होगा कि तैयारियां किस तरह से आगे बढ़ती है। कुछ बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल इन्हें एड्रेस करेंगे, बजाय जो छिछले मुद्दे जिनको लेकर लगातार हम राजनीति देखते आ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।